Guys, welcome back to another video of history series। और यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में महाराजा गुलाब सिंह के बारे में पढ़ा, कैसे उन्होंने कश्मीर में डोगरा रूल की नींव रखी और कैसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, जिसमें 75 लाख नानकशाही रुपीस में कश्मीर को ब्रिटिशर्स ने महाराजा गुलाब सिंह को भेजा था। उसके पीछे की हिस्ट्री हमने पढ़ी कि कैसे महाराजा गुलाब सिंह उससे पहले महाराजा रणजीत सिंह के अंडर एक राजा थे जम्मू प्रोविंस, उनको महाराजा रणजीत सिंह ने दी थी। लेकिन उसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई, उसके बाद सिक्स में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स ने लिया। और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में महाराजा गुलाब सिंह की न्यूट्रलिटी के बदले उन्हें कश्मीर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर उन्हें भेज दिया गया। और उसकी ट्रीटी ऑफ अमृतसर या सेल ऑफ कश्मीर वो भी हमने पढ़ी, उसके कुछ पॉइंट्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट रूलर जो कि होते हैं महाराजा रणवीर सिंह। हमने ये पढ़ा महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर कैसे हुई, महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे कैसे 25 कोर्ट्स एस्टैब्लिश हुए, कैसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया, कनेक्टिविटी को बूस्ट किया, जहलिम वैली रोड या बानलकाट रोड की नींव रखी। उनका रेलवे का भी प्रोजेक्ट था, लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो पाया। और उसके काम को फिर आगे जाके उनका बेटा महाराजा प्रताप सिंह आगे लेता है। और महाराजा रणवीर सिंह के टाइम पे हमने देखा जो उन्होंने रणवीर पैनल कोड लाया था, जो कि 2019 में जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, उसके बाद वो कश्मीर से रिमूव किया गया और आईपीसी लाया गया। अब आईपीसी को भी रिमूव किया गया है न्याय समिति के द्वारा। और हमने देखा कि महाराजा जो कि रणवीर सिंह थे, उन्होंने कैसे जॉनसन को अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्सेंट से, जिनने नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की मेजर की थी, जिसकी वजह से आज भी इंडिया यूएन में उन एरियाज में क्लेम कर पाता है जिन एरियाज को पाकिस्तान और चाइना कॉन्टेस्ट करते हैं। तो बहुत विजनरी रूलर थे। और उसके बाद उनका जो नेक्स्ट रूलर फॉलो करता है वो है महाराजा प्रताप सिंह। थर्ड रूलर है इस डायनास्टी के, लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर है, 40 साल तक जम्मू एंड कश्मीर पे रूल किया, 1885 से 1925 तक। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो, चाहे वो पीस हो, डेवलपमेंट हो, हेल्थ केयर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोकल बॉडीज हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, काफी ज्यादा काम किया है महाराजा प्रताप सिंह ने। अच्छा, इनके टाइम पे क्या किया गया था कि ब्रिटिशर्स को आप लगा कि 1857 की जो पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसमें जो स्टेट्स ने जो कि क्योंकि इंडिया को ऑलमोस्ट दो हिस्सों में बांटा गया था। एक तो ब्रिटिश टेरिटरीज होती थी जहाँ पे ब्रिटिश डायरेक्टर्स डायरेक्ट रूल करते थे, एक होते थे जो लोकल राजाज होते थे या जिन्हें स्टेट्स कहा जाता था ब्रिटिशर्स के टाइम पे। और वहाँ पे उनको लिमिटेड अथॉरिटी दी जाती थी, लेकिन इंटरनली वो ऑलमोस्ट फ्री होते थे। खाली फॉरेन अफेयर्स, उनका कम्युनिकेशन अलग दूसरी स्टेटों के साथ वो रेगुलेट किया जाता था, और उनका डिफेंस इंटरनली वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स को लगा कि हमारा रूल इंडिया में कंसोलिडेट हो रहा है, हम अपनी इंडिया पर पूरी ग्रिप हमने पा ली है, तो उन्होंने क्या किया, एक लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाया। इंटरनली भी उन्होंने बहुत सारा पावर छीन लिया एक रूलर से स्टेट के। तो लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके टाइम पे हुई, लेकिन इसने उन्हें नहीं रोका अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए। जहलिम वैली रोड उनके टाइम पे कंप्लीट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार्ट किसने किया था, महाराजा रणवीर सिंह ने। कंप्लीट होती है महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। बानलकाट रोड महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे कंप्लीट होती है। अच्छा, रेल के लिए इन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन अगेन शॉर्टेज ऑफ मनी, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मशीनरी नहीं थी कि आप कम पैसों में इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे, पैसे काफ़ी लगते थे, तो ये प्लान ड्रॉप किया गया। रेवेन्यू इनके टाइम पे स्टेट का डबल हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज ने इस्टेब्लिश की, क्योंकि मनी लेंडर्स ने जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे में लैंडिंग करते थे, बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया था कश्मीरियों को, बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया था यहाँ के लोगों को, गरीबों को, किसानों को। तो उसके लिए उन्होंने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज लाई। अगर आपने कोऑपरेटिव असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का एग्जाम प्रीवियसली दिया होगा या आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो है लोगों को, गरीबों को, एनजीओ सॉरी इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और फार्मर्स को एक अच्छे तरीके से कर्ज देना, उनकी फार्मिंग की डेवलपमेंट करना, और ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए और उनका अपना लाइवलीहुड भी अच्छा हो जाए। तो वो उसकी नींव रखी थी महाराजा प्रताप सिंह ने।
और एजुकेशन में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। प्रिंस वेल्स कॉलेज इन्होंने इस्टेब्लिश किया, श्री प्रताप टेक्निकल स्कूल इन्होंने जम्मू में इस्टेब्लिश किया, श्री प्रताप कॉलेज एसपी कॉलेज श्रीनगर बोला जाता है लाल चौक में है, वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया। अच्छा, अमर सिंह कॉलेज ये भी हाँ गुप्तीबाग में जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया। हेल्थ केयर में इन्होंने कश्मीर मिशन हॉस्पिटल जिसे ड्रॉपशन लोकली बोला जाता है वो इन्हें इस्टेब्लिश किया। तो अगर आप आज भी देखोगे तो इन तीनों का अभी भी कश्मीर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो एसपी कॉलेज हो, वहाँ पे मैक्सिमम कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अमर सिंह कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज है, और इसके बगैर जो कश्मीर मिशन हॉस्पिटल है आज भी वहाँ पे एक अच्छे लेवल का हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये महाराजा रणवीर सिंह का ही महाराजा प्रताप सिंह का ही कंट्रीब्यूशन था। इसके बगैर प्रताप सिंह ने जो किया उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट जो स्टेप लिया था महाराजा प्रताप सिंह ने, वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूनिसिपलिटीज। अब म्यूनिसिपलिटी से क्या हुआ, उस वजह से जो लोकल गवर्नमेंट्स है वो कश्मीर में इंप्रूव हुई, सैनिटेशन और हाइजीन इंप्रूव हुई। अगर आपको याद होगा लॉर्ड मॉयो या लॉर्ड रिपन इस टाइम पे इंडिया में उन्होंने भी म्यूनिसिपलिटी एक्ट लाए थे, पंचायत एक्ट लाए थे, जिससे रेगुलेट होने लगी थी म्यूनिसिपल टाउन्स, और ये इंप्रूव हुई थी सैनिटेशन एंड हाइजीन। वैक्सीनेशन ड्राइव्स इन्होंने लिए। अच्छा, जहलम वाटर को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आज भी आप देखो कश्मीर में फ्लड सिटीज में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। लास्ट टाइम 2014 में एक मेजर फ्लड कश्मीर में आया था, तो महाराजा प्रताप सिंह ही वो बंदे हैं जिन्होंने ऑल्टरनेटिव फ्लड चैनल बनाई थी, जो कि आज तक है। उसके बाद किसी भी गवर्नमेंट ने कोई और फ्लड चैनल कश्मीर में नहीं बनाई। इनफैक्ट ड्रेजिंग में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने उस टाइम पे लिमिटेड मशीनरी से न कि सिर्फ फ्लड चैनल बनाई थी, बल्कि जहलम की कंटिन्यूअस ड्रेजिंग भी होती थी। रणवीर कैनाल और प्रताप कैनाल दो इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं, जिससे जम्मू की बहुत ज़्यादा इरिगेशन इंप्रूव हुई थी और वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई थी, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशनाइज हुआ था। प्रताप कैनाल में इनफैक्ट वहाँ से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती थी। लार्जेस्ट सिल्क फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की यहाँ पे JNK में, और वहाँ के जो कोकून्स है वो इटली और फ्रांस से आते थे। महाराजा प्रताप सिंह era is surely the golden era of Kashmir if you consider the Dogra dynasty। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं महाराजा हरी सिंह, 1925 से 52 तक लास्ट रूलर थे। काफी ज्यादा डेवलपमेंट इनके टाइम पे हुई। इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो गांधी जी के अंडर एक पेस पकड़ रही थी, उसका इम्पैक्ट अब JNK में भी होने लगा आहिस्ता आहिस्ता। JNK में भी और बाकी स्टेट्स में भी उसका इम्पैक्ट होने लगा। 1925 में इन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट पास किया। बेसिकली एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट क्या था, ये जमींदारों को रियायत देता था मनी लैंडर्स से, जो कि मैंने आपको बोला परसिक्यूशन बहुत ज्यादा होता था मनी लैंडर्स की तरफ से, लैंडलॉर्ड्स की तरफ से। लैंड एलिनेशन एक्ट अगेन रिफॉर्मड द एग्रीकल्चर सिस्टम। बेसिकली क्या था कि आप एग्रीकल्चरल लैंड जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, वो आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ट्रांसफर नहीं करा सकते हो। कास्ट चराई एक्ट, बेसिकली ये क्या है, एक गवर्नमेंट जो लैंड होता है वो जमींदारों को दिया जाता था फॉर एग्रीकल्चर पर्पस या लाइव स्टॉक के लिए, तो उस पे जो टैक्स था वो उन्होंने रिमिट किया, खत्म कर दिया। ब्रीड स्टॉक इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया, नए नए ब्रीड्स कश्मीर में इंट्रोड्यूस होने लगे। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनके टाइम पे ही कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ था, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके बगैर जो इन्होंने कुछ और स्टेप्स लिए, जैसे JK बैंक का इंट्रोडक्शन, इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था, या एजुकेशनल रिफॉर्म्स, फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने कश्मीर में इंट्रोड्यूस की। तो ये सब पॉइंट्स डिटेल में आप हमारी बुक से जो कि लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में बोला था, इस बुक से आप पढ़ सकते हो। इस बुक में हमने डिटेल इन महाराजा हरी सिंह के बारे में पूरा डिटेल हमने इसमें दिया है कि या चाहे सिल्क फैक्ट्री इन्होंने इस्टेब्लिश की, या उसके बगैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो कि रैशनिंग प्रॉब्लम हुई थी अलग बहुत सारे स्टेट्स में, अगर आपको याद हो, जिसमें रॉयट्स भी हुए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रैशनिंग का प्रॉपर एक सिस्टम रखा था, जिसमें लोगों के इसका केयर किया गया था कि उनके पास चीजें आराम से पहुंचे। इसके बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनने मॉडर्न कम्युनिकेशन या टेलीग्राफ सर्विस ये सब इंट्रोड्यूस की थी। और जो कि मैंने आपको पहले भी बोला, प्राइमरी एजुकेशन में इनका कंट्रीब्यूशन यूनिक है। इन्होंने एजुकेशन फ्री की थी अपने स्टेट में,
और इसके बगैर इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स वही है कि फीमेल इंफेंटिसाइड सती पे अगेन इन्होंने रेगुलेशन लाई थी कि उसे बैन किया जाए पूरी तरह, और चाइल्ड मैरिज को इन्होंने बैन किया था, और मैरिज ऑफ बॉयज जो कि परसों तक था 18 होना चाहिए, और गर्ल्स 14 कम से कम होनी चाहिए जब उनकी मैरिज हो। और अनटचेबिलिटी पे इन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया था उस टाइम पे कि उसको बैन किया जाए, और ओपन किए थे सारे स्कूल और कॉलेज अनटचेबल्स के लिए बाय 1931। और टेम्पल्स को भी, ये बहुत रेवोल्यूशनरी था बिकॉज इसमें एक सेक्ट ऑफ हिंदूज का काफी रिजर्वेशन था कि अनटचेबल्स को नहीं घुसने दिया जाए टेम्पल्स में। लास्टली 1940 में इन्होंने अनटचेबिलिटी को एज अ क्राइम घोषित कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके स्टेप्स में, और गांधी जी जो इस टाइम पे अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे, अगर आपको याद होगा, नॉन सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब एक हिसाब से पार्शली फेल हुई थी, तो उसके बाद जो उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ एक वॉर स्टार्ट किया था, चाहे फिर वो जिसमें कि अंबेडकर जी ने भी कुछ उनसे रिजर्वेशंस रखी थी, और फिर उसके बाद पुणे एक्ट आया था। तो ये सब यहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि महाराजा हरी सिंह भी अनटचेबिलिटी पे काम कर रहे थे। तो महाराजा हरी सिंह के बाद हमारा ये डोगरा डायनास्टी का चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हमारे हैं जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि है कि फ्रीडम मूवमेंट का असर 1940 के बाद, जबकि लाहौर डिक्लेरेशन में पाकिस्तान की एक हिसाब से जिन्ना ने पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बाद क्या असर रहा कश्मीर में, बिकॉज इट वाज अ बाउंड्री एरिया। और फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला की मूवमेंट, या 1931 में जो यहाँ पे महाराजा हरी सिंह से जो कि कुछ जामिया मस्जिद के पास डेथ हुई थी ऑलमोस्ट 31 लोगों की, तो उसका फिर कैसे असर रहा आगे जाके पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ कश्मीर पे, शेख अब्दुल्ला का क्या रोल था, ट्राइबल्स ने पाकिस्तान के जब अटैक किया कश्मीर पे, इंडिया ने फिर रेस्पॉन्ड कैसे किया, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास रहता है एंशियंट जम्मू बार, और फिर हम आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।